दोस्तों, अनुमान के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 400 अरब तारे हैं और इन असंख्य खगोलीय पिंडों की वजह से ही हर बार ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि हम अपनी गैलेक्सी में होने वाली सारी अद्भुत घटनाओं को देख सके। ये तो हमारी इस विशालकाय बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी का केंद्र है जो पूरे विज्ञान जगत को लगातार अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इस वीडियो में आप केवल देख ही नहीं बल्कि महसूस भी करने वाले हैं कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जानकारों को ऐसे कौन से नजारे या दृश्य दिखे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए फिर आज के सफर में निकल पड़ते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ मिल्की वे? हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसके केंद्र को बेरी सेंटर कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहे तो ये शब्द बहुत मैसिव पिंडों से बने भारी भरकम केंद्र की ओर संकेत करता है। अगर हम अपनी पृथ्वी की सापेक्षता में देखें तो ये केंद्र सेजिटेरियस तारामंडल में है, जहाँ से ये हमें एक बहुत सुंदर और चमकती हुई संरचना प्रतीत होता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि सेजिटेरियस तारामंडल असंख्य चमकदार तारों और गैस के बादलों से भरा पड़ा है और कहीं न कहीं इसी वजह से गैलेक्सी का असल केंद्र हमारी नजरों से छुपा हुआ है। ये इस वजह से भी है क्योंकि केंद्र के आसपास के एरिया में धूल के घने बादल मौजूद है और तो और इन्हें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में भी नहीं देखा जा सकता है। ये तभी मुमकिन है जब हम इसके असल केंद्र को देखने की कोशिश करें इंफ्रारेड, रेडियो वेव या फिर एक्सरे रेंज के जरिए। खगोल वैज्ञानिक सदियों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि धूल के बादलों के अंदर बिल्कुल केंद्र में आखिर क्या चल रहा है। वहाँ पर किसी बहुत विशालकाय और भारी ब्लैक होल होने की संभावना सबसे ज्यादा है और सालों से यही माना जाता है कि संरचनाएं अस्तित्व में होती है और हर बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी के बल्ज में मौजूद है। बल्ज किसी भी स्पाइरल गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाला एरिया होता है जो अपनी शक्तिशाली रेडिएशन पावर की मदद से आसपास के एरिया को बहुत हद तक प्रभावित करता है। जो चीज कई दशकों से केवल एक परिकल्पना थी, आज वह सच साबित हुई। ईएसओ टेलीस्कोप द्वारा ली गई जानकारी ने हमारे एक बहुत बड़े सवाल को हल कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स टेक्निकल यंत्र ने आखिरकार अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके केंद्र को देखने की कोशिश की और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक एक तारे के अध्ययन कर पाने के हमारे सपने को साकार करने में मदद की। पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों का ध्यान इन खगोलीय पिंडों के ऑर्बिटल पीरियड्स और ऑर्बिटल आकार पर था। टेलीस्कोप द्वारा मिली हुई जानकारी को समझने के बाद हमें यकीन हो गया कि केंद्र में मौजूद तारे भारी भरकम ब्लैक होल की परिक्रमा ही कर रहे हैं। इस दिलचस्प ब्लैक होल का मास लगभग 43 लाख सूर्यों के बराबर होगा। सेजिटेरियस ए स्टार। दोस्तों, केंद्र में मौजूद विशालकाय और भारी भरकम ब्लैक होल का नाम और कुछ नहीं बल्कि सेजिटेरियस ए स्टार रखा गया। यह अद्भुत चीज हमारे घर पृथ्वी से 26,670 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके इवेंट होराइजन के डायमीटर पर आपको विश्वास नहीं होगा, जो 2 करोड़ 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा है। जिस चीज ने सेजिटेरियस ए स्टार को वैज्ञानिकों के लिए इतना खास बना दिया वो है इससे लगातार निकलती लॉन्ग रेडियो वेव्स। किसी सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के लिए ये एक आम बात है। दूसरे शब्दों में कहे तो आमतौर पर गैलेक्सी का केंद्र बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन छोड़ता है। साल 1930 के शुरुआत में ही यूएस के फिजिसिस्ट कैरल जेन्स्काय रेडियो वेव्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्रोत को ढूंढने में कामयाब हो गए जो सेजिटेरियस तारामंडल में मौजूद था। लेकिन इसके बाद 40 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया जब रॉबर्ट हनबरी ब्राउन और ब्रूस बेले ने इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करके सेजिटेरियस ए स्टार को ढूंढ निकाला। इसके नाम में यह स्टार इसलिए लगा है क्योंकि ब्राउन ने परिकल्पना की थी कि इस रेडियो स्रोत की वजह से आसपास मौजूद तारे भी ऊर्जा पाकर रेडिएशन छोड़ने लगते होंगे। लेकिन बाद में यह परिकल्पना गलत साबित हुई और हमें पता चला कि सेजिटेरियस ए स्टार असल में एक ब्लैक होल है। इस खोज का श्रेय जाता है एंड्रिया गुच और रेनहार्ड गेंजेल को, जिन्हें साल 2020 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, जो महाशक्तिशाली गैलेक्टिक फोर्सेज केंद्र में काम कर रही है। उनकी ताकत का अंदाजा तो हम वहाँ के खगोलीय पिंडों के मूवमेंट से भी लगा सकते हैं। रेनहार्ड गेंजेल की टीम ने तो एक बार ये भी देखा था कि वहाँ पर मौजूद एक तारे जिसका मास 15 सूर्य जितना है वह सेजिटेरियस ए स्टार के पास जा रहा था। लेकिन अचानक से और बहुत दिलचस्प तरीके से उस रेडिएशन वाले तारे ने उसके 1824 करोड़ किलोमीटर दूरी से ही यू टर्न ले लिया। इस प्रक्रिया ने पूरे वैज्ञानिक जगत को हैरत में डाल दिया। लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि यह एक ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए तारे का ऑर्बिट है। बाद में की गई इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस तारे जिसका नाम S2 रखा गया, इस ब्लैक होल की परिक्रमा लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा था। इस गति से यात्रा करने में S2 को उस ब्लैक होल का चक्कर लगाने में लगभग 15 साल लग जाएंगे। इसी तरह S0102 तारे को इसमें केवल 11.5 सालों का समय लगता है।
ये दोनों तारे इस ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले अकेले दो पिंड नहीं है। आज हम जानते हैं कि S62 तारे को सेजिटेरियस ए स्टार की परिक्रमा करने में 9.9 साल लगते हैं। ये खगोलीय पिंड सेजिटेरियस ए स्टार के 240 करोड़ किलोमीटर नजदीक जा सकता है। यदि आपको तुलना करनी हो तो हम आपको बता रहे हैं कि यूरेनस ग्रह हमारे सूरज से 292 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी तरह इस ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाला एक और तारा S4714 अपनी यात्रा के दौरान इस ब्लैक होल के और भी पास आ जाता है। सेजिटेरियस ए स्टार की परिक्रमा करते समय एक वक्त ऐसा आता है जब S4714 स्टार इससे केवल 120 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, लेकिन अपनी खुद की धुरी पर काफी तेजी से घूमने के कारण S4714 को इसकी परिक्रमा करने में 12 सालों से भी ज्यादा का समय लगता है। अमेजिंग फिनोमेना एंड मोर ब्लैक होल्स। दोस्तों, इस ब्लैक होल के आसपास एक और दिलचस्प और मजेदार घटना साल 2013 में हुई थी। उसमें एक बहुत बड़े गैस के बादल, जिसका नाम बाद में वैज्ञानिकों ने G2 रखा, उस ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा था। इस गैस के बादल का मास हमारे ग्रह पृथ्वी के मास से लगभग 3 गुना था, जो धीरे धीरे सेजिटेरियस ए स्टार के केवल 225 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। और उसके बाद जो हुआ वह सच में बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय था। इस ब्लैक होल ने अपनी असीम ताकत और शक्तिशाली ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस गैस के बादल से ऐसी संरचना बनाई जो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी और थोड़ी खतरनाक भी। रिसर्चर्स की माने तो गैस का वह बादल पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में बंट गया। उसी समय आसपास के तारों से निकलती अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस G2 बादल को एक चमकती हुई संरचना बना दिया। अगर हम वैज्ञानिकों की रिसर्च पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि सेजिटेरियस ए स्टार ही मिल्की वे के केंद्र में मौजूद एकमात्र ब्लैक होल नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम 2005 की रिसर्च को देखें तो हम पाएंगे कि तब भी वैज्ञानिकों को चमकता हुआ विस्फोट मिला था, जो आमतौर पर गैलेक्सी में होता रहता है। और ये विस्फोट ज्यादा दूर नहीं बल्कि सेजिटेरियस ए स्टार के पास के एरिया में ही मिला था। बहुत पास तो नहीं था, लेकिन कई अरब किलोमीटर दूरी पर था। अब दोस्तों, गैलेक्सी की स्केल पर तो यह दूरी बहुत ही छोटी है। यूके के कैम्ब्रिज की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से मिली जानकारी के मुताबिक मिल्की वे के केंद्र में सेजिटेरियस ए स्टार के अलावा भी ऐसी कई दिलचस्प खगोलीय पिंड और रचनाएं हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए कुछ समय पहले नामुमकिन था। यदि स्पष्ट रूप से कहे तो सेजिटेरियस ए स्टार के केवल 70 प्रकाश वर्ष के रेडियस में ही लगभग 20,000 से भी ज्यादा ब्लैक होल घूम रहे हैं। एक और वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अविश्वसनीय विचार वैज्ञानिकों के दिमाग में आया, द डार्क मैटर कोर। अभी कुछ समय पहले ही एक नया विचार, ये कह सकते हैं कि परिकल्पना जानकारों और वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा रही है, क्योंकि इस नई परिकल्पना ने हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल के अस्तित्व को ही चुनौती दी है। आधुनिक स्पेस टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई रिसर्च का अध्ययन करने के बाद कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि केंद्र में मौजूद वह दिलचस्प चीज कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि डार्क मैटर से बना एक विशालकाय कोर है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों के दिमाग में यह विचार कैसे आया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि हमारी गैलेक्सी में ऐसी कई खगोलीय पिंड है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पैटर्न आम तारों और खगोलीय पिंडों से काफी अलग है। इन खास और रहस्यमयी खगोलीय पिंडों को जानकारों द्वारा G क्लास में बांटा गया। हम कह सकते हैं कि ये काफी ठोस और सघन संरचनाएं हैं जो काफी हद तक किसी तारे से मिलती जुलती है। और इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये सेजिटेरियस ए स्टार से एक निश्चित दूरी तक पास पहुंचने के बाद एक गैस के बादल में तब्दील हो जाती है। इन अजीब से खगोलीय पिंडों के मूवमेंट को एक्सप्लेन या समझने के लिए एक दिलचस्प थ्योरी सामने रखी गई कि सेजिटेरियस ए स्टार असल में स्पेशल डार्क मैटर से बना एक पिंड है जिसे डार्किनोज भी कहा जाता है। और इस थ्योरी से जो मॉडल बनाए गए, हमें काफी आशा थी कि वे हमारी मिल्की वे के केंद्र में चल रहे उन सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझा देंगे। और वही ये काम वह मॉडल नहीं कर पाए, जिनमें हमने एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का सहारा लिया था। वैसे तो डार्क मैटर केवल किताबी भाषा में ही मैटर का एक दूसरा स्वरूप है, लेकिन आज तक आधुनिकता और टेक्नोलॉजी में इतनी बढ़त के बाद भी हम इसके अस्तित्व की पुष्टि नहीं दे सकते। डार्क मैटर के मॉडल हमें तारों के रोटेशन ऑर्बिट को भी अच्छे से समझाने में सफल हुए। डार्क मैटर और सामान्य दिखने वाले मैटर का रेशियो लगभग 5.1 माना गया, लेकिन इसके नाम में ये डार्क शब्द थोड़ा सा अजीब और रहस्यमय लगता है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैटर रोशनी या फिर इसके जैसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता और इसलिए हमें दिखने वाली किसी डार्क संरचना की तरह प्रतीत नहीं होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये मैटर ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है और तो और ये भी हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में मौजूद होने की वजह से ब्रह्मांड में डार्क मैटर से बनी संघन संरचनाएं हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि डार्क मैटर से बना न्यूक्लियस या कहे कि कोर भी अस्तित्व में हो सकता है। हो सकता है कि मिल्की वे के केंद्र में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो गैलेक्सी के बल्ज में मौजूद वह संरचना उससे 5 लाख सूर्य जितनी ज्यादा हल्की होगी,
जो कि हमने कल्पना की थी। सच में हम भी काफी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि भविष्य में वैज्ञानिकों को इससे जुड़ी कौन सी नई जानकारियां मिलती है। मिल्की वे के केंद्र के बारे में आपका क्या विचार है, तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।